मैं अरविंद गोस्वामी जो आईडीडी का विशेष शिक्षक हूँ, आप लोगों के सामने आज एक नया यूनिट लाया हूँ जिसमें है सरकारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका क्या है। दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा है, उनका जीवन यापन है। उनमें सरकारी संगठन भी होते हैं और गैर सरकारी संगठन जो हमारे राज्य लेवल के होते हैं, या कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, जो अलग अलग देशों में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करते हैं। बिल गेट्स का फाउंडेशन है, जो अमेरिका एक समय में दुनिया के सबसे टॉप रिचेस्ट मैन थे, सबसे धनी व्यक्ति, अभी भी टॉप 3 में, टॉप 5 में वो हमेशा रहते हैं। तो उनके द्वारा भी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करके नाम से चलाया जाता है, जो विभिन्न कार्यों को देखती है। तो ये जो संगठन होते हैं ना, इनकी भूमिका होती है, इनका रोल होता है। क्या रोल होता है? आपने अभी तक पढ़ा होगा कि गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, पूर्ण रूप से जानेंगे कि उनका रोल क्या होता है। गैर सरकारी संगठन क्या होता है कि जो किसी भी सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और जिसका आमतौर पर उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे को संबोधित करना होता है। गैर सरकारी संगठन एक जैसे लोगों का एक समूह होता है, एक जैसे लोगों का एक समूह होता है जो समाज हित के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कार्य जो होता है केवल दिव्यांगता के क्षेत्र तक ही सीमित होता है। अलग अलग फील्डों में काम करने वाली अलग अलग एनजीओ होती है और अलग समय पर एक ही एनजीओ जो होती है बहुत सारे कार्यों को भी कर सकती है। इनमें कई समूह एवं संस्थाएं होती हैं, विशेष करके स्वास्थ्य, शिक्षा, दिव्यांगों के पुनर्वास, रोजगार, अज्ञानता, जागरूकता, गरीबी, इन सब के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो ये था गैर सरकारी संगठन। और सरकारी संगठन क्या है? सरकारी संगठन जो है वह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। इनमें सरकार के नियमों के अनुसार सेवा इनके द्वारा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा पुनर्वास, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार और पहचान के क्षेत्र में काम करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होते हैं। तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंसेस समझे। गैर सरकारी संगठन जो होता है वह सरकारी स्तर पर नहीं होता है, वह गैर सरकारी यानी कि लोगों का एक संगठन है, समूह है, जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्थाएं होती है और अलग अलग क्षेत्रों में काम देखती है। चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दिव्यांगता के लिए जो पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके क्षेत्र में, सभी दिव्यांग बच्चों को अधिकार है कि वो एक सामान्य जीवन व्यतीत करें।
अभी तक तो आप लोग जानते आए हैं ना कि जीवन जीने का अधिकार सामान्य हो या दिव्यांग हो, दोनों का एक बराबर है। हम दिव्यांगता के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो समुदाय में जो सेवाएं प्राप्त हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको उचित लाभार्थी तक पहुंचाने का काम इन संगठनों का होता है। मानसिक मंद बच्चे के पूरी जिंदगी सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। तो मानसिक मंद बच्चा है, उनकी पूरी जिंदगी में उनकी सुरक्षा एवं देखभाल की आवश्यकता हमें पड़ती है, नहीं तो बहुत सारा जोखिम उनके साथ रहता है। समाज में कितने पुनर्वास कार्यक्रम संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों को मदद देना राज्य का विषय है। दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास कार्यक्रम चलाने का जो योजना है, ये राज्य का विषय है। और प्रायोगिक रूप से केंद्रीय सरकार भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। इसके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके अंडर में ये पूरा दिव्यांगता का क्षेत्र आता है। उस मंत्रालय का नाम ही है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यानी कि जो भी पीड़ित हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का पेंशन दिया जाता है, अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग स्कीमें चलाई जाती हैं बुजुर्ग लोगों के लिए। ट्रेन में, बसों में रियायतें दी जाती हैं, बैंकों द्वारा रियायतें दी जाती हैं, उनको इंटरेस्ट में, इनकम टैक्स में रियायत दी जाती है। तो बहुत सारा जो सुविधा फैसिलिटी होता है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग बच्चे जो हैं या विधवा कल्याण योजना, तो ये सोशल जस्टिस के लिए केंद्र सरकार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस मंत्रालय के तहत ही आरसीआई का गठन हुआ और आरसीआई का कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक रूप से संपूर्ण देश में उनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग लोगों के शिक्षा आरसीआई के माध्यम से ही दी जाती है। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रालय है, जो अभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, जो दिव्यांग बच्चों के कल्याण में लगे हुए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के सुधार से संबंधित सभी नीतियां इसी मंत्रालय द्वारा सरकार के अन्य विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के विचारों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाती हैं। आरसीआई में क्या होता है कि दिव्यांगजनों का जीवन शैली में सुधार कैसे लाया जाएगा, इसके लिए सुझाव विभिन्न गैर सरकारी संगठन, विभिन्न एजेंसियां, विभिन्न प्रकार के पेशेवर जो होते हैं उनके द्वारा जानकारी दी जाती है। और उसी जानकारी के अभाव में आरसीआई एक डिसीजन लेती है जिसमें विशेषज्ञ पेशेवर शामिल होते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं का गठन किया गया है। NIMH, NIVH, ऐसे करके अलग अलग दिव्यांगता के क्षेत्र में जो दिव्यांगता है, तो सभी के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान
की स्थापना हुई है और उन संस्थानों द्वारा संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उनके लिए एड्स, उनके जीवन को सुलभ बनाने में क्या क्या भूमिका हो सकती है, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स उनके द्वारा दिया जाता है। और संस्थानों को तकनीकी सहायता भी दी जाती है। योगीकरण की प्रक्रिया में सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष तौर पर कहां पर, जहां पर कार्यक्रम बनाना, नीतियां कार्यक्रम बनाना, विभिन्न संगठनों को फंड देना, मानवीय ऊर्जा का विकास करना, व्यवसाय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्तर को बनाए रखना, प्रकाशन और अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं को मंत्रालय से संबंध बनाए रखना, आरक्षण और सामाजिक लाभ का प्रावधान करना तथा दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार के लिए उचित कानून की व्यवस्था का प्रावधान करना, ये जो कार्य है वह हमारा केंद्रीय संगठन करता है। गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका क्या होती है कि वह सरकार के साथ, सरकार का जो गाइडलाइन है, समाज कल्याण विभाग है, उनके बनाए मानदंड के अनुसार ही गैर सरकारी एनजीओ को काम करना पड़ता है। उचित सेवाएं जो है उनको आरंभ करवाना, सभी क्षेत्रों में बचाव, पहचान, स्क्रीनिंग, शिक्षा प्रशिक्षण या कोई भी व्यवसायिक कोर्स जो है ट्रेनिंग के लिए संस्थान उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। परिवर्तन लाना, समूह में सक्रिय रूप से भाग लेना, शिक्षा के लिए उचित सामग्री और सहायक सामग्री का विकास करना, अनुसंधान करना और साथ ही साथ विस्तृत करने की प्रणाली में समन्वय स्थापित करना गैर सरकारी संस्थाओं के उत्तरदायित्व हैं। गैर सरकारी संगठन द्वारा क्या आवश्यकताएं हैं, उसमें अनुसंधान भी करा सकती है। तो ये बहुत सारे व्यापक रूप से कार्य भी एनजीओ द्वारा कराए जाते हैं। अब आ रहा है कि ग्रामीण आवश्यकताएं और अर्बन आवश्यकताएं, दोनों की अलग अलग नीड्स है। रूरल एवं अर्बन, हमारा जो परिवेश है, हमारे देश में अधिकांशतः लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और जो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, दोनों की समस्याएं और आवश्यकताएं, उनकी नीड्स अलग अलग होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है आवश्यक? कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता एवं जागरूकता की कमी, बेरोजगारी, ये सब की समस्या पाई जाती है। और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। यहाँ तक कि उनको समय पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, लाभ की भी जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये सब कहाँ से जानकारी उनको हासिल होती है? तो ये हम कह सकते हैं कि जो गैर सरकारी संगठन हैं, उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है उनके द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में योगीकरण के लिए सर्वप्रथम समुदाय में जागरूकता फैलाना, दिव्यांगता से बचाव
उसकी पहचान क्या है, हस्तक्षेप, सेवा एवं प्रबंधन के लिए प्रावधान बनाएंगे। और एनजीओ क्या करेंगे, समुदाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण करना और पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए भी पुनर्वास कार्यक्रम चलाना। पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, दिव्यांग सहायता संस्था की स्थापना करना एवं दिव्यांगों के परामर्श कार्यक्रम, गृह आधारित कार्यक्रम चलाना, शिक्षा एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए कम खर्चीली सामग्री विकसित करना, बच्चों के लिए खाली समय के क्रियाओं का चयन करना है। और ये सब कार्यक्रम हम कैसे कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी ब्लॉक का हम सिलेक्शन करेंगे, किसी जिला का, मान ले रहे हैं कोई राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जो भी स्टेट हैं, तो किसी एक जिला में एनजीओ का कार्य है। एक जिला में बहुत सारे भी एनजीओ हो सकते हैं। तो ये देखेंगे हम कि ब्लॉक का चयन करेंगे कि किस ब्लॉक में कौन कौन से प्रमुख एनजीओ हैं। अगर एक ब्लॉक में एक से अधिक एनजीओ हैं तो क्षेत्रवार भी हम सर्वे कर सकते हैं, या दोनों एनजीओ का अलग अलग फील्ड है तो अलग अलग फील्ड के हिसाब से पूरे ब्लॉक का भी सर्वे हम कर सकते हैं। जिला स्तर पे काम करना चाहेंगे तो जिला स्तर पे कार्य कर सकते हैं। शहरी आवश्यकताएं, ग्रामीण आवश्यकताएं अलग होती हैं और शहरी आवश्यकताएं अलग होती हैं। शहरी लोगों में भी बेरोजगारी होती है, दिव्यांगता, जागरूकता, शिक्षा की कमी, अज्ञानता, जनसंख्या वृद्धि, भौतिक वातावरण, गंदगी और भी कई समस्या शहरों में देखी जाती है। शहरों में एक सबसे बड़ी समस्या है स्पेस की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेस की समस्या नहीं है, खुला स्पेस, खुला वातावरण मिलता है। इसके साथ साथ शहरों की अपेक्षा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं उनके घरों का, रहने सहने का जो स्पेस होता है वो शहरों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। शहरों में कम जगह में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सामाजिकता, एक दूसरे से घुलना मिलना ऐसा होता है, कम होता है। योगीकरण के विषय में तथा दिए जाने वाली सेवाओं के विषय में लोगों को सूचित करना, विशेष विद्यालय एवं संस्थान की स्थापना करना, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, दिव्यांग के लिए संस्था थेरेपिस्ट की व्यवस्था करना, लोगों के बीच दिव्यांगता एवं उसके अधिकार की जागरूकता फैलाना, दिव्यांगों के अधिकार के रक्षा के लिए बनाए गए नियमों को लागू कराना, विद्यालयों एवं संस्थान तक के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराना, दिव्यांगों के लिए परामर्श सेवा प्रदान करना, दिव्यांगों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा रोजगार के विभिन्न अवसरों एवं आरक्षण की आवश्यकता की पूर्ति करना, वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही साथ इनके मनोरंजन के लिए भी उचित प्रावधान तय करना। कभी कभी कुछ कारक या समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में परंपरागत सोच, गलत धारणाएं, अज्ञानता एवं गरीबी तथा जागरूकता, प्रशिक्षित व्यक्तियों, सुविधाओं एवं स्रोतों की कमी, संयुक्त परिवारों का होना। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि परंपरागत
सोच होती है। दिव्यांगता के प्रति लोगों में गलत धारणाएं होती हैं, अज्ञानता होती है। गरीबी एक प्रमुख कारण है। जो बच्चों के माता पिता या संबंधी होते हैं वो अपने रोजगार की तलाश में ज्यादा समय देते हैं, उसके हिसाब से बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। या ऐसा भी होता है कि घर के जो कमाऊ सदस्य होते हैं वे गांव घर से दूर शहरों में भी रहते हैं। घर में महिलाएं होती हैं तथा बच्चे होते हैं, तो इसके कारण बच्चों में जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं हो पाती है। प्रशिक्षित व्यक्ति या अन्य सारी सुविधाओं की कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भी होता है कि किसी गांव के आसपास 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर विशेष बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। सामान्य विद्यालय है तो सामान्य विद्यालय में सभी दिव्यांग जन सामान्य तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी नीड्स अलग हैं। और सामान्य विद्यालय में जो है स्पेशल पेशेवर की संख्या भी कम होती है। कम क्या होती है, नगण्य होती है। तो इस तरह से उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। शहरी क्षेत्रों में भी क्या होती है, अस्वीकार की भावना होती है। सामाजिक अस्वीकृति अथवा अधिक सुरक्षा प्रदान करना, पारिवारिक समस्याएं एवं एकांकी परिवार, विशेष विद्यालयों की कमी या दूर होना, ऐसा भी शहरों में भी होता है। पारिवारिक समस्या होती है, लोग बच्चों में समय नहीं दे पाते हैं। सामाजिक अस्वीकृति होती है या विशेष विद्यालय जो होते हैं वो घर से काफी दूर हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सेवाओं का महंगा होना, इसके चलते भी बहुत बच्चे दूर हो जाते हैं, उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। या सेवाओं की जानकारी न होना और रोजगार के कार्य क्षेत्रों में कंपटीशन का होना भी एक कारण है। अब है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन परिवार और समुदाय में क्या भूमिका निभाती है। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या होती है। सभी दिव्यांग बच्चों को वह अधिकार प्रदान करती है जिससे वह आसानी से अपने परिवार एवं समुदाय में जीवन व्यतीत कर अनेक सेवाएं प्राप्त कर सकता है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों का लाभ प्राप्त कर सकता है। परिवार एवं समुदाय के बारे में प्रथम यूनिट में चर्चा किया जा चुका है। आप लोगों को पूर्व में हम बताए हैं, इसका डिस्कशन भी किए हैं कि परिवार और समुदाय का क्या रोल होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं। भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र चलाता है। दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए जाते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग जो दी जाती है वह श्रम मंत्रालय के अंतर्गत दी जाती है।
श्रम मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है कि उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार के स्किल्स सिखाए जाते हैं, और जब वह स्किल समझ जाएंगे तो वह स्वरोजगार कर सकते हैं या अन्य कहीं पर काम भी कर सकते हैं। द नेशनल ट्रस्ट दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम और सशक्त बनाना। द नेशनल ट्रस्ट जो होता है वह व्यक्तियों को सक्षम और सशक्त बनाता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से और यथासंभव उस समुदाय के निकट और जहां वे रहते हैं दिव्यांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवारों के भीतर रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती है। अभिभावक की मृत्यु अगर हो जाती है तो दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा के क्या उपाय हैं, ये एनजीओ द्वारा तय किया जाता है। अगर कोई दिव्यांग बालक है, उसके अभिभावक की मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए विभिन्न संस्थानों में प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि पूर्ण रूप से आवासीय होते हैं और निःशुल्क होते हैं। तो उन जगहों पर उनको खोजने में, उनको पहुंचाने में एनजीओ मदद करता है। दिव्यांग के परिवारों की स्थानीय आबादी की आवश्यकताएं, समस्याएं और पसंदीदा समाधान हेतु योजनाएं और कार्यक्रम समय समय पर तैयार किए जाते हैं। स्थानीय स्तर के समितियों के दायरे में प्राथमिक जागरूकता फैलाना। दिव्यांगता के कारण सेवा की आवश्यकताएं और प्रावधान। जो स्थानीय स्तर की समितियां हैं, जैसे ग्राम पंचायतें हैं या नगर पालिका परिषद के वार्ड मेंबर हैं, उनके द्वारा उनको भरोसे में लेकर के विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं या मदद है वो हम लाभार्थी तक पहुंचाते हैं, ताकि कोई भी लाभार्थी जब अपने अधिकार के बारे में जानेगा या उनको क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किस जगह पर प्रदान की जा रही है, कहां पर उनके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इसके लिए हम स्थानीय प्रतिनिधि को, स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्र रूप से और यथासंभव पूरी तरह से जीने के लिए सक्षम और सशक्त बनाने का कार्य भी किया जाता है, जिससे वे अपना जीवन यापन कुशल रूप से निर्वहन कर सकें। परिवारों को मजबूत बनाना और उन्हें चुनौती देने वाले परिवार के सदस्य को शामिल करने और उनकी देखभाल करने में सक्षम बनाना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे परिवार ये मान लेते हैं कि जो दिव्यांग बच्चा है वो हमारे ऊपर बोझ है या उसका जीवन यापन पूर्ण रूप से उन परिवारों को करना है। तो ऐसे परिवारों को हमें मदद करना होगा और उनकी देखभाल उचित ढंग से हो सके, उसको हम मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं को हम विकसित करेंगे। दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा का भी हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो एनजीओ द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर सुरक्षा से क्या मतलब है? उनके अधिकारों की सुरक्षा, उनका कोई उत्पीड़न ना हो, कोई शोषण ना हो। रियायत और लाभ क्या है? रेल यात्रा में छूट। हमारे केंद्र सरकार द्वारा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में
मूल किराया में 75% रियायत दी जाती है दिव्यांग व्यक्तियों को और उनके साथ एक सहायक को। एक सहायक के साथ वह कहीं पर भी जा सकता है, जिसमें उसे 75% की छूट दी जाती है। मुफ्त बस पास, जो राज्य सरकारें की बस होती हैं रोडवेज की, न कि प्राइवेट बसें, प्राइवेट बसों में कोई प्रावधान नहीं है। जो रेलवे की जो रोडवेज की बसें हैं, उन बसों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया गया है और उनको किराया में भी छूट प्रदान किया जाता है। हवाई यात्रा में छूट, दिव्यांग जनों के लिए 50% की छूट दी जाती है, लेकिन इनमें सहायक को कोई छूट नहीं मिलती है। हवाई यात्रा में सहायक को छूट नहीं मिलती है, सिर्फ दिव्यांग जनों को 50% की डिस्काउंट दी जाती है। दूरसंचार या सार्वजनिक टेलीफोन बूथ में छूट, सामान्य रूप से अब तो लगभग नहीं लग रहा है। सार्वजनिक जगहों पर सरकारी टेलीफोन बूथ लगते थे, तो दिव्यांग जनों को जब बूथ का आवंटन होता था तो उसमें प्राथमिकता दी जाती है। और अक्षम बच्चों के, दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए घर पर उपयोग किए जाने वाले टेलीफोन बिल में 50% की छूट दी जाती है। पत्राचार माध्यम में छूट, दिव्यांग छात्र जो है उनके लिए जो शिक्षण सामग्री वो खरीदते हैं तो पोस्टल चार्जेस में उनको छूट मिलती है। कोई डाक का खर्च उनसे नहीं लिया जाता है। कस्टम ड्यूटी में छूट है। श्रवण, शारीरिक एवं दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों की सरकारी चिकित्सक द्वारा यंत्र या कोई उपकरण सुझाव दिया जाता है तो दूसरे देशों से खरीद कर आता है। कस्टम ड्यूटी तो आप लोग जानते ही होंगे कि दूसरे देशों से हम कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो भारत सरकार द्वारा तय किए गए जो टैक्सेज हैं उसके अनुसार हमें कस्टम ड्यूटी टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे यंत्र जो हम दिव्यांग जनों के लिए आयात करते हैं, किसी दूसरे देशों से लाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी उसमें नहीं लगता है। दिव्यांग के अभिभावक को 12,000 से 15,000 तक आयकर में छूट दी जाती है और दिव्यांग व्यक्ति को 20,000 तक की आयकर छूट दी जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति को 20% की आयकर छूट, ये जो है इनकम टैक्स में छूट है। रोड टैक्स में छूट, कोई शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति मोटरसाइकिल या मोटर कार खरीदता है तो उसे रोड टैक्स नहीं देना पड़ता है। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस में शारीरिक दिव्यांगों के लिए 7% का आरक्षण है। जो पेट्रोल पंप या कोई डीलरशिप लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी छूट दी जाती है। सरकारी नौकरी में आरक्षण, प्रत्येक दिव्यांगों को 3 प्रकार के दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इनके लिए उम्र में 10% की छूट और नौकरी में 3% की छूट दी जाती है। लेकिन ये हमको लग रहा है कि 3% नहीं होना चाहिए, 4% होना चाहिए। 3% पहले था, अभी 4% हुआ है। और सरकारी कॉलेजों में एडमिशन में 5% का आरक्षण लाभ दिया जा रहा है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो बच्चे हैं
उनके लिए उम्र सीमा में 15 वर्ष तक का छूट दिया जाता है। समेकित शिक्षा में छूट 1947 में समाज कल्याण विभाग द्वारा यह छूट शुरू किया गया था और 1982 में शिक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। समेकित शिक्षा में जो छूट दिया गया था यह 1947 में समाज कल्याण विभाग था, लेकिन 1982 में शिक्षा विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। दिव्यांग बच्चों को क्या क्या भत्ता दिया जाता है? 400 रुपये पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति वर्ष दिया जाता है। स्कूल ड्रेस के लिए उनको पैसा दिया जाता है। 50 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता है। दृष्टिबाधित दिव्यांग के पाठक को 50 रुपये प्रति माह है। गंभीर रूप से दिव्यांगों के सहायक है तो 75 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान। 5 वर्ष अवधि के लिए प्रति छात्रा सहायक उपकरण के लिए 2000 रुपये देने का प्रावधान है। पेंशन में भी छूट है। जिस भी दिव्यांग बच्चे के अभिभावक सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद दिव्यांग बच्चों को आजीवन पेंशन दिया जाता है। ऐसा प्रावधान किया गया है। पूर्ववर्ती आवासों या आवास बोर्डों शहरी विकास विभाग के जो प्राधिकरण होते हैं, तो वो जो अपना प्लॉट बेचते हैं या कोई आवासीय परिसर बेचते हैं, तो इनमें दिव्यांगजनों को छूट मिलता है और वरीयता दी जाती है। अब यहां है लेजिस्लेशन यानी विधान। कानूनी प्रावधान क्या है? अब तक मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानून नहीं थे। 1912 में इंडियन लेप्रेसी एक्ट लाया गया था। 1912 के बाद 1987 में इस एक्ट को मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तित किया गया। ये सब आपको बताया गया है पहले भी। फिर उसके बाद PWD एक्ट 1995 हुआ था। उसके बाद PWD एक्ट को संशोधित करके RPWD एक्ट 2016 लाया गया। तो इसमें भी दिव्यांगजनों की पहचान करना, उनका व्यवसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, सुरक्षा, चिकित्सा के लिए उपाय करना, ये सारे अधिकार इनमें दिए गए थे। ऑटिज्म सेरेब्रल पल्सी मानसिक दिव्यांग के लिए 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट का गठन किया गया था, जो भारत में दिव्यांग लोगों के माता पिता और परिवार के सदस्यों की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं का जवाब देता है। नेशनल ट्रस्ट के अंदर कौन कौन सी दिव्यांगता आती है? सिर्फ 4 तरह की दिव्यांगता आती है। ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी और बौद्धिक दिव्यांगता और मल्टी डिसेबिलिटी। इस एक्ट के तहत क्या है कि बिना किसी भेदभाव के सभी दिव्यांग बच्चों का उनका उचित अधिकार दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चे का जन्म से नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार भी उनको मिलेगा। राष्ट्रीयता का अधिकार से कोई उनको वंचित नहीं करेगा। प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल का अधिकार पर्याप्त होने का अधिकार है। पोषण, पर्याप्त आवास का अधिकार, पर्याप्त चिकित्सा एवं देखभाल का अधिकार, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष देखभाल का कानून बनाया गया है। अब हम आज चर्चा करेंगे
कि मानसिक मंद व्यक्ति और बच्चों को कौन कौन सा स्कीम के तहत रियायतें प्रदान की जाती हैं। तो मानसिक मंद जो बच्चा है उसके लिए रेलवे में 75%, ये नहीं है कि मानसिक मंदता को इससे वंचित किया गया है, 75% छूट दी जाती है और मुफ्त बस पास दी जाती है जो कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को एक सहायक के साथ कहीं पर भी घूमने का जो व्यवस्था है तो सहायक को भी रियायत दी जाएगी। जैसे हम मान लेते हैं कि हरियाणा में बस यात्रा मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त है और जो उनका सहायक है उससे 50% किराया सिर्फ लिया जाता है। छात्रवृत्ति की सुविधा है, मानसिक दिव्यांग जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दर 1000 प्रति वर्ष है और यह वर्ष दर गंभीर रूप से मानसिक मंद बच्चों के लिए परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। 50 या वास्तविक व्यय का अतिरिक्त मासिक भत्ता जो भी कम हो वो मंजूर किया जाता है। शैक्षिक अनुमति क्या है? सरकारी कर्मचारी जब वह उसके बच्चे को उसकी स्टेशन से दूर एक स्कूल में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह बाल शिक्षा भत्ता लेने के लिए पात्र है। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को सरकारी कर्मचारी द्वारा दे ट्यूशन और वास्तविक में प्रति माह 50 रुपए प्रतिपूर्ति योग्य है। पोस्टिंग के स्थान पर पूर्णधारण, कार्मिक विभाग और भारत सरकार कार्मिक विभाग और प्रशिक्षण विभाग 15 फरवरी 1991 को एक सरकारी मुलाजिम के माता पिता की पोस्टिंग के स्थान पर एक बच्चा होने का प्रावधान करता है और मानसिक रूप से दिव्यांगता के साथ सरकारी विभागों और वित्त मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक मामला के गुणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें और पोस्टिंग के लिए समायोजित करें। सरकारी कोई मुलाजिम है तो उनका बच्चा अगर कोई मानसिक दिव्यांग है तो उनकी सुविधा के अनुसार पोस्टिंग पर विचार किया जा सकता है। ये गारंटी नहीं है कि उनके मन मुताबिक मिलेगा, लेकिन ये प्रावधान किया गया है कि यदि उपलब्ध हो तो उनको ऐसी व्यवस्था सुविधा प्रदान की जाए। मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक की सीमित रोजगार शुरू करने हेतु 50 लाख तक की ऋण की सुविधा दिव्यांगजन अधिकार के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जिससे कि वो दिव्यांग बच्चों के साथ रोजगार शुरू कर सकते हैं। मानसिक मंद बच्चों हेतु लखनऊ, इलाहाबाद एवं NIMH सिकंदराबाद में इनके शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु विद्यालय उपलब्ध है। IDD के जो बच्चा हैं उनके लिए लखनऊ, इलाहाबाद और NIMH सिकंदराबाद में उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा मंदबुद्धि बच्चों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कि NGO को छात्रावास भत्ता, परिवहन भत्ता, दवाई का खर्च, बिल्डिंग की बनावट एवं रखरखाव, मकान का किराया, छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए शिविरों का आयोजन, कार्यशाला का आयोजन और वाणिज्य चिकित्सा हेतु उपकरणों की व्यवस्था, यह सब NGO के माध्यम से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
1984 में NIMH सिकंदराबाद की स्थापना हुई थी। यह मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो उसके तहत क्या होता है कि अभिभावक परामर्श, शीघ्र हस्तक्षेप सेवा, वाणी और भाषा सेवा, भौतिक चिकित्सा एवं विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो NIMH द्वारा प्रदान की जाती हैं। NIMH सिकंदराबाद का अहम रोल होता है। मानसिक जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। तो इससे संबंधित आप लोगों के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, सामान्य बच्चों की शिक्षा, बच्चों में दिव्यांगता की पहचान और उपचार, बच्चों को खेल प्रशिक्षण और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का B, बच्चों में दिव्यांगता की पहचान और उसका उपचार। मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? पहला है समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्नेह मिशन या विशेष शिक्षा योजना। तो इसका सही आंसर है समग्र शिक्षा अभियान, ऑप्शन ए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली एक प्रमुख योजना का नाम क्या है? दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए दी जाने वाली स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा का उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, बी, मुफ्त चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करना, सी, खेलों में भागीदारी, या डी, विदेशों में शिक्षा के अवसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुफ्त चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करना। पांचवा है, दिव्यांग बच्चों के लिए किस योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाती है? ए है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, बी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सी है आवास योजना, या डी है कन्या शिक्षा योजना। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसका सही आंसर होगा ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना। इसके तहत उनको पेंशन प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए है? ए, प्रधानमंत्री आवास योजना, बी, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास योजना, सी, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम, या डी, मध्याह्न भोजन योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम, NHFDC। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? ए, विशेष शिक्षा और पुनर्वास केंद्र, SERC,
बी है राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, सी आयुष्मान भारत योजना, या डी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष शिक्षा और पुनर्वास केंद्र, SERC। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक दिव्यांगता को रोकना, बच्चों में मानसिक समस्याओं की पहचान करना और उनकी सहायता करना, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, या खेलों में भागीदारी बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों में मानसिक समस्याओं की पहचान करना और उनकी सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए बधिर पुनर्वास योजना किससे संबंधित है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष सुनवाई उपकरण, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, या खेल प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ए, मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष सुनवाई उपकरण। अगला है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में मानसिक मंदता से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्य लाभ क्या है? ए, उन्हें विशेष छात्रवृत्ति, बी, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में समान अवसर, सी, मुफ्त खेल सुविधाएं, या डी, मुफ्त विदेश यात्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये RPWD एक्ट 2016 में उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आज के अंक में इतना, आगे नए कॉन्सेप्ट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।